हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज 22 अगस्त 2026 आए पढ़ते हैं आज की न्यूज़ के बारे में कि ये दोस्तों जनसत्ता से लिया गया संपादकीय न्यूज़। इसे दूसरी पार्ट में देख लिए थे दोस्तों, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस से। तो अगली पार्ट है कि ये इसमें देखते हैं कि जनसत्ता से लिया गया न्यूज़ है कि संपादकीय न्यूज़ ऐसे राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जीएस पेपर 3 से जीएस पेपर से रिलेटेड है। डिजिटल स्मृति का दायरा और शंकाएं आए पढ़ते हैं। दुनिया भर में डिजिटल या पूर्ण जीवन पर एक कानूनी और नैतिक प्रश्न बन गया है। मौत के बाद ही डिजिटल पहचान को बनाए रखने और उसके दुष्प्रयोग को लेकर कई तरह की आशंकाएं पैदा हो गई। आए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में मुख्य बात है कि एक वैश्विक सर्वेक्षण में या 21% उपभोक्ताओं ने चिंता व्यक्त की है कि मृत लोगों की डिजिटल पहचान का दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि उनकी ऑनलाइन जानकारी की निगरानी करने वाला शायद कोई बोर्ड नहीं होगा। जब कोई व्यक्ति की वैसियत देने के लिए दुनिया मौजूद नहीं होगा, तो उसके विकास में किसी हेरफेर का पूर्वानुमान लगाना भी संभव नहीं होगा। कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि डिजिटल संपत्ति सिर्फ कानूनी समस्या नहीं, बल्कि यह तो तकनीक का विफलता का रूप भी ले सकती है। मानवीय गरिमा और मृतक की इच्छाओं का सम्मान और जीवित रहने वाले लोगों की यह संवेदनशीलता बनाए रखने का एक सबसे बड़ा तरीका है। हम ऐसी तकनीक का इस्तेमाल को कैसे मार्गदर्शित कर सकते हैं? अगर हम अंतिम संस्कार की रस्मों के जरिए एक मृत व्यक्ति का सम्मान करते हैं, तो क्या किसी व्यक्ति के डिजिटल अवशेषों का यह सामना करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? कम से कम मृतक के डिजिटल अवशेषों का इस्तेमाल सिर्फ व्यावसायिक लाभ के लिए ही नहीं किया जाना चाहिए। आज के डिजिटल दौर में हमारी पहचान आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट तक ही सीमित नहीं है। मोबाइल नंबर और ईमेल, सोशल मीडिया प्रोफाइल या बैंक अकाउंट या ऑनलाइन गतिविधियां भी हमारी डिजिटल पहचान का हिस्सा बन चुकी है। ये सुविधाएं हमारे जीवन को सरल और आसान तो बनाती है, लेकिन कई गंभीर सवाल और आशंकाएं भी सामने आई है। सबसे बड़ा सवाल तो हमारी व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा से जुड़ा है। यदि किसी व्यक्ति की पहचान संबंधी जानकारी गलत हाथों में पहुंच जाए, तो उसका इस्तेमाल वित्तीय धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा या साइबर अपराधों में हो सकता है। इसके अलावा यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि जिस डिजिटल मंच पर हम अपनी निजी जानकारी साझा करते हैं, तो वह कितना विश्वसनीय और बहरहाल नागरिकों की कानूनी रूप से यह भरोसा दिलाना जाना चाहिए कि किसी भी ऑनलाइन मंच पर उनका डिजी लॉग पूरी तरह से सुरक्षित रहे। अगला है कि लाइव हिंदुस्तान संपादकीय न्यूज़ लिया गया कि अपने विरोधियों को ऐसे निशाना बनाना गलत है। खुद को दिमागी नक्सल क्यों बता रहे हैं कुछ नेता? प्रतिश न्यूज़ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे राइटिंग के लिए बहुत है, और जीएस पेपर से कि दिमागी नक्सल इंटेलेक्चुअल नक्सल शब्द आधारित एक वैचारिक डिबेट या आमने सामने को दर्शाता है। यह शब्द हाल ही में भारतीय राजनीतिक और सार्वजनिक चर्चाओं में काफी चर्चा का विषय रहा है। विस्तृत और विश्लेषणात्मक या सरल नीचे दिए गए हैं। मुख्य विषय लेख की शुरुआत में बताया गया है कि देश में दिमागी नक्सल शब्द को लेकर एक बड़ा विमर्श छिड़ गया है। यह ध्यान तक आकर्षित हुआ जब देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण के दौरान इस शब्द का प्रयोग किया। केंद्रीय सवाल, क्या यह केवल एक राजनीतिक वैचारिक और अवधारणा या जुमला, या फिर वास्तव में देश के लिए एक वास्तविक समस्या है? इस केंद्रीय सवाल पर दोनों पक्षों के विचार आमने सामने रखे गए हैं। तो अपने विरोधियों को ऐसे निशाना बनाना गलत। यह लेख बायां भाग है कि जो शब्द के इस्तेमाल की आलोचनात्मक करता है कि इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित मानता है। कि इस पक्ष का मानना है कि जो लोग सरकार की नीतियों, फैसलों या किसी भी कदम पर सवाल उठाते हैं या उनसे असहमत होते हैं, तो उन्हें इस तरह के टैग देकर निशाना बनाया जा रहा है। असंतोष वक्तव्य करना, असहमति या सवाल पूछना लोकतंत्र का एक हिस्सा है, और विरोधियों को दिमागी नक्सल या देश विरोधी कहना लोकतांत्रिक समस्याओं और विचारों का स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास है। वैचारिक मतभेदों को व्यक्तिगत हमलों या गंभीर देश विदेशों आरोपों में नहीं बदला जाना चाहिए। खुद को दिमागी नक्सल क्यों बता रहे हैं कुछ नेता? यह लेख का दायां भाग है जो प्रधानमंत्री के बयान का समर्थन करता है और विपक्ष के रूप पर सवाल उठाता है। तर्क है, इस पक्ष का मानना है कि प्रधानमंत्री ने देश की सुरक्षा और प्रगति में बाधा डालने वाले एक विशिष्ट या विघटनकारी या विचारधारा या मॉइस्ट नेक्सलाइट या थिंकिंग की बात की थी। यह सीधे तौर पर किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं था, बल्कि उस छिपे हुए एजेंडे के खिलाफ था जो देश को गलत रास्ते पर ले जाना चाहता है। सत्ता पक्ष का तर्क है कि अगर प्रधानमंत्री राष्ट्र विरोधी या उग्रवादी सोच रखने वाले तत्वों को चिन्हित करने की बात की तो विपक्षी नेता खुद आगे बढ़कर इस टैग को अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं और इसे बेज ऑफ ऑनर की तरह पेश कर रहे हैं। मुख्य बिंदु, जो लोग देश की व्यवस्था को भीतर से कमजोर करने वाले वैचारिक हिंसा या विघटन का समर्थन करते हैं, उन्हें पहचानना और अलग थलग करना राष्ट्रीय प्रगति के लिए बेहद जरूरी है। केंद्रीय ग्राफिक्स विजुअल एलिमेंट है। लेख के बीच में एक बड़ा रेखा चित्र या इलास्ट्रेशन है, जिसमें एक मानव सिर के भीतर दिमाग को दिखाया गया है और उसके दोनों तरफ उठी हुई या मुठ्ठियां या फिस्ट दिखाई दी गई। यह विजुअल या वामपंथी या उग्रवादियों आंदोलन के पारंपरिक प्रतीक या उठी हुई मुट्ठी को सीधे सोच और मस्तिष्क दिमाग से जोड़कर वैचारिक उग्रवाद या बौद्धिक नक्सलवाद का अवधारणा का प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करता है। अगला है चीनी की कीमत। चीनी की कीमत बहुत बढ़ गई है दोस्तों। कि देश में चीनी की कीमत
देश में चीनी की बढ़ती कीमतों, बाजार की स्थिति और सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का विश्लेषण किया गया है और मुख्य बिंदु छवि में बाएं और हाईलाइट किए गए हैं कि बॉक्स में कि संकट बहुत बड़ा नहीं और राज्य सरकार या कालाबाजारी या जोखिम जमाखोरी रोकने में लगी है और सजग रहना होगा। कई बार अफवाहों से भी कीमतें या महंगाई बढ़ी है कि कीमतों पर नियंत्रण सरकारी चीनी कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और घरेलू बाजार में त्योहारों के सीजन से पहले कीमतों में थोड़ी तेजी देखी गई है। अफवाहों से बचाव लेख में यह जोर दिया गया है कि स्थिति चिंताजनक नहीं है, बल्कि जमाखोरी और अफवाहों के कारण बाजार में कृत्रिम रूप से के दाम बढ़ जाते हैं, जिससे तर्क रहने की जरूरत है। सरकारी कदम बिहार सहित कई राज्यों में प्रशासन या कालाबाजारी, अवैध स्टॉक जमाखोरी को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रहे हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने चीनी के शुल्क मुक्त आयात और स्टॉक लिमिटेड जैसे निर्णय भी लिए हों ताकि बाजार में पर्याप्त आपूर्ति बनी रहे। अगला है बांग्लादेश का ताजा रुख विरोधाभासी और तीस्ता पर अस्थायी समाधान की पहल हो। पता है इसके बारे में ये भी संपादकीय न्यूज इंटरनेशनल रिलेशन से भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी पर जल विवाद पर दो अलग अलग दृष्टिकोण अनुलोम विलोम प्रस्तुत किए गए हैं। संपादकीय लेखों का मुख्य बिंदु है कि बांग्लादेश का ताजा रुख विरोधाभासी या लेख या अंकुरी वत्स की मुख्य तथ्य है बांग्लादेश का भारत के प्रति रवैया दोहराया या विरोधाभासी दिखाई देता है। विरोधाभास की बजाय एक तरफ बांग्लादेश भारत को अपना मित्र देश बताता है और संबंधों को मधुर बनाए रखने की बात करता है और दूसरी तरफ वह चीन के सहयोग से तीस्ता मेगा परियोजना तीस्ता बैरेज मास्टर प्लान को लागू करने पर तेजी से काम कर रहा है। सुरक्षा और कूटनीति चिंता भारत के लिए यह विषय संवेदनशील है क्योंकि उत्तरी बांग्लादेश में चीनी सेना और उनकी तकनीक टीम की मौजूदगी भारत के सामरिक या गलियारों या सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ा सकती है। तीस्ता पर अस्थायी समाधान की पहल हो युगल किशोर कीरा मुख्य तर्क है कि दशकों पुराने इस विवाद का दोनों देशों के हित में अब एक अस्थायी या सर्वमान्य या हल निकाला जाना बेहद जरूरी है। ऐतिहासिक संदर्भ तीस्ता जल या बंटवारा को लेकर दोनों देशों के बीच 1983 में एक अंतरिम व्यवस्था की गई थी और इसके बाद 2011 में एक स्थायी समझौते का मसौदा तैयार हुआ, लेकिन भारत के आंतरिक संघीय ढांचे विशेषकर पश्चिम बंगाल सरकार की आपत्ति के कारण इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। और आगे की लेख में इस बात पर बल दिया गया है कि चीन जैसे किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से बचने और आपसी भरोसा मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय बातचीत जैसे संयुक्त नदी आयोग के माध्यम से अस्थायी समाधान का प्रयास तेज होना चाहिए। अगला है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट के समापन पर योगी ने संबोधित किया कि यूपी में 600 करोड़ रुपए का निवेश करेगा जापान। पढ़ते इस न्यूज के बारे में कि अगस्त 2026 में लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 की शीर्षक यूपी में 600 करोड़ का निवेश करेगा जापान। इसके तहत जापान के यामानाशी प्रांत यामानाशी या प्रोफेक्चर द्वारा उत्तर प्रदेश के एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 600 करोड़ रुपए के एक विशेष फंड की घोषणा की गई है। और छात्रों के साथ बातचीत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम के दौरान भारत और जापान के स्कूली छात्र या छात्रों से मुलाकात की और उनके साथ तस्वीर सेल्फी खिंचवाई और उन्हें युवाओं को दोनों देशों के बीच मजबूत होते और सांस्कृतिक औद्योगिक रिश्तों का भविष्य का दूत बताया। विशेष कदम मुख्यमंत्री ने जापान से आने वाले निवेशकों को हर संभव मदद करने और प्रोजेक्ट्स को तेजी से धरातल पर उतारने के लिए इन्वेस्टमेंट में एक समर्पित या यामानाशी डेस्क स्थापित करने की घोषणा की है। अगला है कि पुलिस एसओपी से बदलाव या मानवाधिकारों के प्रति सम्मान पैदा करना जरूरी है। हर प्रदर्शनकारी या बलवाई नहीं। हमें पता है इस न्यूज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस से रिलेटेड है। पूर्व आईपीएस अधिकारी और साहित्यकार विभूति नारायण राय ने लिखा है कि इस लेख का मुख्य सार और विवरण नीचे है कि केंद्र विचार है हर प्रदर्शनकारी बलवाई नहीं, पुलिस एसओपी में बदलाव और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान पैदा करना जरूरी है। लेख का तर्क है कि जन आंदोलन के दौरान पुलिस को अपनी वैश्विक काल की पुरानी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है और हर विरोध प्रदर्शनकारी करने वाले व्यक्ति को दंगाई या अपराधी नहीं माना जाना चाहिए। लेख के मुख्य बिंदु है कि पुरानी अपनी वैश्विक या मानसिकता या पुलिस का मौजूदा ढांचा और नियम जैसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडिंग या एसओपी काफ़ी हद तक 1861 के ब्रिटिश काल के अधिनियमों पर आधारित है और उस समय पुलिस का मुख्य उद्देश्य और प्रदर्शनकारियों को दबाना और कुचलना था, न कि लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करना। 20 जुलाई 2026 की घटना है कि लेख में दिल्ली में 20 जुलाई को हुए छात्र और युवा आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा किए गए बल प्रयोग और लाठीचार्ज का संदर्भ दिया गया है। बल प्रयोग के नियम लेख ने सवाल उठाया कि क्या पुलिस के नए नियमों में बदलाव की जरूरत है ताकि लाठीचार्ज या आंसू गैस जैसी कठोर या कार्रवाई को अंतिम विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाए, न कि पहली प्रतिक्रिया के रूप में। यह पैलेट गन का प्रस्ताव लेख में देश की राजधानी में पैलेट गन या कठोर बल प्रयोग के नुकसानों और लोकतांत्रिक चेतना पर इसके गहरे झटके की चर्चा की गई है। अगला है विचारों की दबा कर लोकतंत्र नहीं बनता। आए पढ़ते हैं इसमें जीएस से रिलेटेड आए पढ़ते हैं इसके बारे में सप्ताह का इंटरव्यू का है कि जिसमें प्रसिद्ध बांग्लादेशी लेखिका और चिकित्सक या तस्लीमा नसरीन का साक्षात्कार प्रकाशित किया गया है। को विचारों को दबाकर लोकतंत्र नहीं बनता। आए पढ़ते हैं इसके बारे में कि
कि ताइस हसन है कि विषय वस्तु है लगभग 19 वर्षों लंबे अंतराल या निर्वासन के बाद कोलकाता लौटने पर उनके अनुभव और बांग्लादेश के समकालीन राजनीतिक एवं सामाजिक हालत पर उनके विचार वस्तु तो है। उन्होंने कहा है कि कोलकाता उनके लिए सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि उनकी भाषा, लेख्या, पहचान, स्मृतियों और निर्वासन की कहानी का अभिन्न हिस्सा है। वे स्पष्ट रूप से कहती हैं कि वह इस्लामी या कट्टरवाद पर खुलकर लिखती हैं क्योंकि वह उसी समाज में या पली बढ़ी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे किसी अन्य धार्मिक या कट्टरवाद का समर्थन या उसके प्रति सही सुनी हैं। और उन्होंने बांग्लादेश में लोकतंत्र को मजबूत करने और मानवाधिकारों की रक्षा और महिलाओं व अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए एक समान या धर्मनिरपेक्ष या नागरिकों कानून समान या समान नागरिकों संहिता की आवश्यकता पर बल दिया है। आधार सुधार क्यों नहीं आई प्रतिश न्यूज़ के बारे में, यह भी इम्पोर्टेंट कि जीएस पेपर से रिलेटेड हैं कि आई सरकारी स्कूलों की बदहाली, एजुकेशन से भी इस टॉपिक को जोड़ सकते हैं दोस्तों। बदहाली उनकी व्यवस्था देश की एक बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। जयपुर की एक घटना के बाद इससे पर राजनीतिक टकराव और बीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, कांग्रेस राव के बीच तेज हो गया है। और सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के चेतावनी दी है कि यदि 48 घंटे में स्कूल की मरम्मत और दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे जयपुर जाएंगे। और चिंताजनक आंकड़े नीति आयोग की रिपोर्ट कि बंद हुए स्कूल पिछले एक दशक में देश भर में 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। सहायता प्राप्त स्कूल सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय 83,000 से घटकर 79,000 आ गए हैं। छात्रों की संख्या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में भारी गिरावट आई है। और निजी स्कूलों में बढ़ोतरी, प्राइवेट स्कूलों की संख्या 2.11 लाख से बढ़कर 3.39 लाख हो गई है। और बुनियादी समस्याएं और मांगे, सरकारी स्कूल आज भी बिजली और पानी और टेबल मेज और जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। और लखनऊ, उन्नाव या कन्नौज और जयपुर जैसे कई शहरों में छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए हैं। तो छात्रों की मांग सिर्फ इतनी है कि उन्हें स्कूलों में अच्छी व्यवस्था और बुनियादी सुविधा मिले। और शिक्षा का विकास लेख में सवाल उठाए गए हैं कि क्या सुधारों के लिए छात्रों के सड़कों पर उतरने का इंतजार किया जाना चाहिए। यदि बेसिक शिक्षा का बुनियाद ही कमजोर होगी तो देश का भविष्य मजबूत नहीं हो सकता। देश की एक बड़ी आबादी निजी स्कूलों का खर्च उठाने में असमर्थ है, इसलिए सरकारी व्यवस्था को सुधारना बेहद जरूरी है। अगला है कि यही कंपनियां खड़ी कर अरबपति बन रही है युवा पीढ़ी। प्रतिश न्यूज़ के बारे में कि कम उम्र में रईस बने प्रमुख चेहरे यहाँ पर थे। मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस है मुख्य शीर्षक, यही कंपनियों खड़ी कर अरबपति बन रही है युवा पीढ़ी। यंग जनरेशन टर्निंग इनटू ए बिलियनर बाय सेटिंग बाय एआई या कंपनी। उपशीर्षक या सीट या पट्टी या रिपोर्ट या फोर्स की वार्षिक सूची के अनुसार दुनिया में 80 से अधिक एआई या अरबपति जिनकी कुल संपत्ति करीब 277 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा। रिपोर्ट अकॉर्डिंग फॉर बीज या एनुअल लिस्ट देयर इज ओवर 80 एआई बिलियंस हैं। विशेष खंड, ये कम उम्र में रईस बने प्रमुख चेहरे या प्रोमिनेंट या फेसेज हों, बिकम वेल्दी एट ए यंग एज। कम उम्र में के एआई अरबपतियों की सूची या फीचरेड यंग एआई बिलियनर या लेख में कम उम्र में ही सफलता हासिल करने वाले 6 प्रमुख युवा उद्यमों की या प्रोफाइल या उम्र, कंपनियां और कुछ संपत्ति को दर्शाए गए हैं। सूर्या मेघा या उम्र 21 वर्ष। विवरण, ये दुनिया के सबसे युवा या स्वनिर्मित या सेल्फ मेड या अरबपति बन गए हैं। और एआई आधारित या रिक्रूटमेंट या स्टार्टअप्स या मार्कोर के संस्थापक है। और इसकी अनुमानित संपत्ति लगभग $2.2 बिलियन है। या ब्रेंडन फूडी उम्र 24 वर्ष। विवरण, यह मार्कोर के संस्थापक और सीईओ हैं। हाल ही में हुए बड़े फंडिंग या राउंड के बाद इनकी व्यक्तिगत या कुल संपत्ति $2.2 बिलियन हो गई है। आदर्श हायर मैथ उम्र 23 वर्ष। विवरण, यह मार्कर या स्टार्टअप की तिगरी के तीसरे संस्थापक। इन्होंने कॉलेज बीच में ही या छोड़कर या कोडिंग और डेटा या लैबलिंग या इकोसिस्टम पर ध्यान केंद्रित किया और जिससे इनकी संपत्ति भी $2.2 बिलियन आंकी गई है। और सुआले आसिफ उम्र 26 वर्ष। विवरण है, लोकप्रिय एआई कोडिंग या टूल्स या कसूर के संस्थापक एशियाई या पैसिफिक क्षेत्र के सबसे युवा एआई अरबपतियों में शुमार या जिनकी कुल संपत्ति $2.3 बिलियन के करीब है। अरविंद श्रीवास्तव उम्र 32 वर्ष। के विवरण, एआई या संचालित या सर्च इंजन या परप्लेक्सिटी एआई के संस्थापक और सीईओ और सर्च इंडस्ट्री में गूगल को कड़ी टक्कर देने वाली इनकी कंपनी के कारण इनकी कुल संपत्ति में भारी उछाल आया है। कुणाल संघवी उम्र 21 वर्ष। विवरण, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर एआई या एप्लीकेशन से जुड़े युवा उद्यमी और जिन्होंने कम उम्र में बड़ी तकनीकी डील और इनोवेशन के माध्यम से अरबपतियों की सूची में अपनी जगह बनाई है। और विस्तृत लेख या सारांश,
तकनीक क्रांति और युवा शक्ति लेख बताता है कि पारंपरिक व्यवसायों की तुलना में आज की युवा पीढ़ी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का लाभ उठाकर बहुत तेजी से यह साम्राज्य खड़ा कर रही है और सिलिकॉन वैली से लेकर वैश्विक बाजारों तक तकनीक तौर पर उन्नत नए स्टार्टअप्स पुराने बिजनेस मॉडल को पीछे छोड़ रहे हैं। और फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुख्य अंश हालिया या फोर्ब्स बिलियन लिस्ट के विश्लेषण के अनुसार वर्तमान में एआई के क्षेत्र में 80 से अधिक वैश्विक अरबपति सामने आई है और इनकी संयुक्त संपत्ति वैश्विक अर्थव्यवस्था के कई बड़ी क्षेत्रों से भी अधिक हो चुकी है। फंडिंग और बाजार मूल्यांकन एआई क्षेत्र में निवेशकों द्वारा या अंधाधुन पूंजी लगाने और वेंचर कैपिटल फंडिंग से इन स्टार्टअप्स का मूल्यांकन और वैल्यूएशन रिकॉर्ड समय में 10 अरब डॉलर को पार कर रहा है और जिससे बेहद कम उम्र के संस्थापकों को हिस्सेदारी की वैल्यू अरबों में पहुंच रही है। अगला है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये पहुंचेगा या स्टारलिंक मस्क के बारे में कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्टारलिंक या इंटरनेट सेवा पहुंचाने की योजना उसके नियामक मंजूरी या रेगुलेटरी अप्रोच की प्रक्रिया को दर्शाती है। शीर्षक के अनुसार एलन मस्क ने जोर दिया है कि स्टारलिंक भारत के उन सुदूर या ग्रामीण और या कम सेवा वाले या अंडर सर्विड क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाएगी जहां या पारंपरिक नेटवर्क नहीं पहुंच पाए। मुख्य बिंदु ग्रामीण भारत का ध्यान। या एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया है कि स्टारलिंक भारत के सबसे पिछड़े और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से मददगार साबित होगी। यह उन 11,000 से के अधिक गांवों को जोड़ेगी जहां वर्तमान में यह बुनियादी या 4G नेटवर्क भी उपलब्ध नहीं है। और लाइसेंस और नियामक मंजूरी कंपनी भारत की अंतरिक्ष नियामक संस्था इन स्पेस से मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में है और स्टारलिंक ने अपनी अगली पीढ़ी के जेन 2 सैटेलाइट नेटवर्क के लिए नया आवेदन जमा किया है जो सीधे स्मार्टफोन से उपग्रह को जोड़ने वाली या डायरेक्ट टू डिवाइस D2D तकनीक से लेस है। और कनेक्टिविटी का अंतर रिपोर्ट में भारत के शहरी और ग्रामीण इंटरनेट या घनत्व या इंटरनेट डेंसिटी के बड़े अंतर को रेखांकित किया गया है जिसे स्टारलिंक का लो अर्थ ऑर्बिट या LEO सैटेलाइट समूह कम करने का लक्ष्य रखता है। अगला है दिमागी के बारे में कि बेबाक बोल है कि इस विशिष्ट लेख का शीर्षक है दर्द दिमागी जो मुख्य रूप से निम्नलिखित मुख्य या प्रमुख बिंदुओं और समकालीन घटनाओं पर प्रकाश डालता है। मुख्य बिंदु और लेख का सारांश। जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन लेख की मुख्य विशेषताएं। दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में जुटे बच्चों और युवाओं के विशाल आंदोलन पर आधारित है। यह आंदोलन मुख्य रूप से शिक्षा नीतियों छात्र अधिकारों या परीक्षाओं में हो रहे या धांधली और नागरिक चेतना के अधिकार से जुड़ा है। जनता की चेतना या बनाम सत्ता। लेखक मुकेश भारद्वाज तर्क देते हैं कि सत्ता के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण जनता की चेतना और विचार होते हैं। जब जनता और युवा सरकार से एक मजबूत विपक्ष की तरह तीखे सवाल पूछने लगते हैं तो वो लोकतंत्र की एक जीवंत तस्वीर पेश करता है। डेटा गोपनीयता पर प्रहार। लेख में डिजिटल युग में लोगों के दिमाग के डेटा पर का अधिकार करने और नागरिक की सोच पर नियंत्रण पाने की कोशिशों की भी गंभीर आलोचना की गई है। और सांस्कृतिक व साहित्य संदर्भ। अपने विश्लेषण को और गहरा बनाने के लिए लेख ने यह श्रीलाल शुल्क के प्रसिद्ध उपन्यास या राग दरबारी के प्रमुख किरदार या रंगनाथ और दस्तावेजी के कालकाजी उपन्यास या इडियट के मुख्य पात्र प्रिंस माइस का उदाहरण दिया है जो यह दर्शाते हैं कि कैसे ईमानदारी को समाज अक्सर मूर्खता समझ लेता है। अगला है शीर्ष अदालत ने कहा है कि सिर्फ एक लोकतांत्रिक आकांक्षा संविधान का कामकाज के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं मानता। ये भी पॉलिटिक्स लिया गया है दोस्तों। 35 मिनट के बारे में कि संविधान काम के अधिकार को मौलिक नहीं मानता। शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानून व्यवस्था यह करते हुए कि स्पष्ट किया है कि भारत में रोजगार का काम पाने का अधिकार एक लोकतांत्रिक आकांक्षा डेमोक्रेटिक एस्पायरेशन तो है लेकिन यह कोई मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स नहीं है। इस समाचार रिपोर्ट की मुख्य निम्नलिखित है कि काम का अधिकार मौलिक नहीं। न्यायालय का रुख या सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भारतीय संविधान नागरिकों का काम की गारंटी देने वाले अधिकार को सीधे तौर पर मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं रखता। लोकतांत्रिक या आकांक्षा या अदालत के अनुसार सभी के लिए सम्मानजनक या रोजगार और आजीविका की व्यवस्था पर करना राज्य सरकार का एक नीतिगत लक्ष्य और लोकतांत्रिक आकांक्षा जिससे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों DPSP के तहत देखा जाता है कि न कि इसे सीधे अदालत द्वारा जबरन लागू कराया जा सकता है। महत्वपूर्ण या उपशीर्षक है कि बच्चों का भरण पोषण पिता की जिम्मेदारी। कोर्ट ने पारिवारिक और मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि बच्चों के देखभाल और उनके आर्थिक भरण पोषण की प्राथमिक जिम्मेदारी पिता की होती है। पिता अपनी इस कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता। न्यायिक व्यवस्था का सही से पालन जरूरी है कि समाचार में अदालती प्रक्रियाओं और न्यायिक व्यवस्था के सिद्धांतों का सख्त से पालन करने पर भी जोर दिया गया है ताकि मुकदमों का निपटारा सही और पारदर्शी तरीके से हो सके। अगला है कि दिल्ली में तेजी से बढ़े स्वाइन फ्लू के मामले फेफड़ों हो रहे हैं प्रभावित। 35 मिनट के बाद कि दिल्ली में स्वाइन फ्लू या H1N1 या इन्फ्लुएंजा बी के बढ़ते मामले के बारे में जिसे फेफड़ों प्रभावित हो रहे हैं कि बढ़ते मामले दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मामले में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। तो समाचार के अनुसार केवल एक गुरुवार को कोई स्वाइन फ्लू के 155 नए मामले और इन्फ्लुएंजा बी के 210 मामले सामने आए जिससे चिंता बढ़ा दी है। और इस महीने में मामले
सम्मान से 3 गुना अधिक बढ़ चुके हैं। कि फेफड़ों पर असर, डॉक्टरों के अनुसार यह वायरस सीधे फेफड़ों या लंग्स पर हमला कर रहा है और जिससे मरीजों को सांस लेने में गंभीर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो कुल मामले दिल्ली में इन्फ्लुएंजा और स्वाइन फ्लू के कुल सक्रिय मामलों की संख्या 2392 तक पहुंच गई है। तो प्रमुख लक्षण जिन्हें नजरअंदाज न करें। यदि आपको आपके किसी या परिचित को नीचे दिए गए लक्षण महसूस हो रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। या तेज बुखार या लगातार खांसी होना और सांस फूलना या सांस लेने में भारीपन महसूस होना, गले में गंभीर खरांश या दर्द या शरीर मांसपेशियों में अत्यधिक दर्द या कमजोरी या बच्चों के महत्वपूर्ण उपाय। इस संक्रमण से खुद को सुरक्षित रखने के लिए डॉक्टरों द्वारा निम्नलिखित सलाह दी गई है। और भीड़-भाड़ से बचें, भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। यदि जाना आवश्यक हो तो मास्क का उपयोग जरूरी करें और स्वच्छता, अपने हाथों को साबुन और पानी से बार-बार धोएं और सैनिटाइजर का उपयोग करें और दूरी बनाइए और संक्रमित या बीमार व्यक्तियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। जल योजन, हाइड्रेशन, गुणगान पानी पीते रहें और पौष्टिक आहार लें ताकि रोग या प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहे। चिकित्सा व अस्वीकीकरण, मेडिकल डिस्क्लेमर, यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता और समाचार के विश्लेषण के लिए, इसे व्यक्तिगत या चिकित्सा सलाह या निदान के रूप में न लें। किसी भी लक्षण के दिखने पर तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श लें। अगला है एफडी पर अलग ब्याज नहीं दे सकेंगे बैंक, आम निवेशकों को मिलेगी ये पारदर्शिता। प्रतिशत न्यूज के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा या फिक्स डिपॉजिट एफडी के नियमों में किए गए बड़े बदलाव के बारे में 1 अक्टूबर 2026 से पूरे देश में प्रभावी होने जा रहे हैं। कि नियम है उद्देश्य बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों में पारदर्शिता लाना और आम निवेशकों हितों की रक्षा करना। और नए निवेशकों के लिए मुख्य बातें हैं कि 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी एक बैंक एक ब्याज दरें यूनिफॉर्म रेट। अब कोई भी बैंक एक ही तारीख या समान राशि या समान अवधि की एफडीआई पर अपनी अलग-अलग शाखाओं या ब्रांच में अलग-अलग ब्याज दर नहीं दे सकेगा। तो पूरे देश में सभी शाखाओं के लिए दरें एक समान रखनी होगी। और आम निवेशकों की पारदर्शिता, कई बार ग्राहकों को शाखा स्तर पर या मन मर्जी या अलग-थलग ब्याज दरों की जानकारी मिलती थी और जिसमें भ्रम पैदा होता था कि अब दरों का पहले से तय होना अनिवार्य है। एडवांस में जानकारी देना अनिवार्य। बैंकों को अपने अधिकारों या पोर्टल्स या शाखाओं में तय ब्याज दरों की सूची या रेट शीट पहले से घोषित और प्रदर्शित करनी होगी। और थोक जमा या बुल्क डिपॉजिट में के करे नियम या 3 करोड़ रुपए या उससे अधिक की एफडीआई के बल्क या डिपॉजिट माना जाता है। बैंकों को हर कामकाजी दिन सुबह 10 बजे एम अधिकतम 10 एम तक अपनी वेबसाइट पर इसकी दरें या सार्वजनिक करनी होगी। और वरिष्ठ नागरिकों की राहत, वरिष्ठ नागरिकों या सीनियर सिटीजन को मिलने वाली विशेष अतिरिक्त ब्याज दरें पहले की तरह जारी रहेगी और बशर्ते बैंक उसे पारदर्शिता या तरीके से पहले ही स्पष्ट कर दें। आम ग्राहकों और निवेशकों पर इसका क्या असर होगा, यहीं पढ़ते हैं कि आसान तुलना। ग्राहक अब घर बैठे अलग-थलग बैंकों या वास्तविक ब्याज दरों की तुलना आसानी से कर सकेंगे और भेदभाव का खात्मा या किसी शाखा या ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम के आधार पर बिना बताएं किया जाने वाला भेदभाव बंद होगा। कि दरों में बढ़ोतरी नहीं आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यह नियम केवल दरों को लागू करने के तरीके और पारदर्शिता के लिए। इससे एफडीआई की ब्याज दरों में सीधे तौर पर कोई स्वतः या बढ़ोतरी या कटौती नहीं होगी। अगला है बीमारियों के साथ गर्भधारण बना खतरा है। प्रतिशत न्यूज के बारे में कि गर्भावस्था के दौरान पहले से मौजूद बीमारियों से जुड़े गंभीर स्वास्थ्य जोखिम के बारे में एक बड़े वैश्विक चिकित्सा अध्ययन को प्रकाश डालती है। शीर्षक बीमारी के साथ गर्भधारण बना खतरा, या प्रेगनेंसी विथ या प्री एग्जिस्टिंग या इलनेस या टर्न डेंजरस। अध्ययन का दायरा इस शोध में 22 लाख से अधिक महिलाओं को शामिल किया गया है, जो इस विषय पर व्यापक और महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है। चिंताजनक निष्कर्ष, रिपोर्ट में इस बात पर गहरा दुख और चिंता व्यक्त की गई है कि यदि महिलाएं पहले से ही किसी गंभीर या दीर्घकालिक बीमारी से पीड़ित हैं तो उनके गर्भधारण करने पर यह स्वास्थ्य जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। समाचार मुद्दे, यह अध्ययन मुख्य रूप से डॉक्टरों और महिलाओं को सचेत करता है कि गर्भधारण की योजना बनाने से पहले अपने स्वास्थ्य की पूरी जांच कराना और पहले से मौजूद बीमारियों का उचित प्रबंधन करना मां और बच्चे दोनों को सुरक्षा के लिए बेहद आवश्यक है। अगला है रेवंत रेड्डी के अमेरिकी की दौरे को मंजूरी नहीं मिली है। पाकिस्तान की निराशा पर टिप्पणी जरूरी नहीं। पढ़ते हैं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के प्रस्तावित अमेरिकी दौरों को केंद्र सरकार विदेश मंत्रालय ने मंजूर देने से इनकार कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने राजनीतिक और दृष्टिकोण या पॉलिटिकल एंगल और निर्धारित मानदंडों के अनुरूप न होने का हवाला देते हुए इस आधिकारिक यात्रा की राजनीतिक मंजूरी या पॉलिटिकल क्लियरेंस खारिज कर दिया है। कि दौरे का उद्देश्य मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी तेलंगाना राइजिंग या डेलीगेशन के तहत 10 दिवसीय ब्रिटेन और अमेरिका दौरे पर निकले थे और अमेरिका के बोस्टन या न्यूयॉर्क शहरों में उन्हें हवाई MIT जैसे विश्व प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए थे। और विदेश मंत्रालय MEA का पक्ष है कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्रियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की विदेशी यात्राओं का मूल्यांकन उनके पद की गरिमा और यात्रा का उद्देश्य के मानदंडों के अनुसार किया जाता है। इस विशिष्ट मामलों में अमेरिका का कार्यक्रम उनके कार्यकाल के अनुकूल और उपयुक्त नहीं पाया गया, जिसके कारण उसे अस्वीकार किया गया है। हालांकि उनके ब्रिटेन दौरे को मंजूरी मिल गई थी और यात्रा में बदलाव
वर्तमान में लंदन में मौजूद रेवंत रेड्डी अब अमेरिका जाने के बजाय 23 अगस्त 2026 को सीधे हैदराबाद लौट आएंगे और उन्होंने अपनी अनुपस्थिति के बावजूद राज्य के अधिकारों को निर्धारित शैक्षणिक संस्थानों के साथ बातचीत जारी रखने और समझौते को पूरा करने को निर्देश दिया है। और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, तेलंगाना मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ और कांग्रेस ने इस फैसलों को पक्षपातपूर्ण और तुच्छ राजनीतिक करार देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य और देश के निर्माण जैसे मुद्दों को राजनीतिक से ऊपर रखा जाना चाहिए। अगला न्यूज है कि 22 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। आगे पढ़ते हैं कि सेहराबुद्दीन शेख कथित फर्जी एनकाउंटर मामले में 22 आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने दायर की गई याचिका से संबंधित है। मुख्य बिंदु विवरण है शीर्षक का मुख्य 22 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती और दर्शाया कि निचली अदालतों द्वारा अभी आरोपियों को दोष मुक्त किए जाने के खिलाफ अब देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है। और चुनौती देने वाले याचिका का मृतक सोहराबुद्दीन शेख के छोटे भाई नयाबुद्दीन शेख द्वारा दायर की गई है। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी जिसने आरोपियों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा था। मामले की पृष्ठभूमि, यह मामला साल 2005 में हुई सेहराबुद्दीन शेख, उनकी पत्नी कौसर बी और सहयोगी तुलसीराम प्रजापति में कथित फर्जी एकाउंटर से जुड़ा हुआ है। और आरोपियों की स्थिति बरी की गए 22 आरोपियों किस पुलिसकर्मी गुजरात राजस्थान पुलिस को अधिकारी शामिल है। हाईकोर्ट का रुख बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि आई डन पक्ष या प्रोसिक्यूशन या आरोपियों को संदेह से भी साबित करने में पूरी तरह से यह नाकाम रहा है और पूरी कहानी केवल परिस्थितियों या साक्ष्य सर्कमस्टेंस एविडेंस पर टिकी थी जिसकी कार्यां आपस में छूटी है। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी, यमन व सोमालिया के पास 2 पोत का अपहरण, 22 भारतीय सुरक्षित हैं। 25 मिनट के बाद कि यमन और सोमालिया के पास समुद्री या डाकुओं द्वारा 2 वाणिज्यिक जहाज़ों या पोतों के अपहरण और उसमें सवार 22 भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की गई है। तो हादसे की स्थापना यह घटना यमन और सोमालिया के पास समुद्री तट या अदन की खाड़ियों या एरिटिया के पास अलग समुद्री या डाकुओं द्वारा अंजाम दी गई है। और अपहरित जहाज 2 व्यावसायिक या पोतों का अपहरण किया गया था और MT विष्णु 1 इस लेक या टैंकर के जहाज़ों को अदन या खाड़ी से अलग किया गया था और इस पर चालक ये कुल 20 सदस्य थे, जिसमें 16 भारतीय और बाकी सीरिया, सूडान, इराक के नागरिक थे। और MV लियो इसे सोमालिया या फुटलैंड तट के पास अपहरण कर लिया गया था और इस पोत पर चालक दल के 10 सदस्य मौजूद थे, जिसमें 6 भारतीय नागरिक शामिल थे। तो भारतीय की सुरक्षा विदेश मंत्रालय के तत्कालीन प्रवक्ता नवतेज सरना ने बताया कि जहाज़ों पर मौजूद सभी 22 नागरिकों पूरी तरह सुरक्षित है और उनकी शारीरिक स्थिति ठीक है और भारतीय अधिकारियों संबंधित देशों और स्थानीय प्रशासन के संपर्क में बने हुए हैं। अगला है रुपये और अंतर्राष्ट्रीय इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। CII पढ़ते हैं शांति अधिनियम 2025 सतत परमाणु ऊर्जा या दोहन संबंध अधिनियम के मौजूदा नियमों पर अमेरिकी परमाणु उद्योग या द्वारा भारत सरकार को विस्तृत सुझाव देने के बारे में कि शीर्षक है अमेरिकी परमाणु उद्योग भारत को शांति या मसविदा पर देगा सुझाव। इसमें उल्लेख है कि संवेदनशील या गतिविधियों पर भारत सरकार का नियंत्रण पूरी तरह बरकरार रहेगा। और शांति अधिनियम 2025 क्या है कि कानून भारत के नागरिक या परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों और संयुक्त उपकरणों या ज्वाइंट वेंचर की भागीदारी के लिए खोलता है। इसके तहत निजी कंपनियों को परमाणु संयंत्रों के निर्माण या स्वामित्व, संचालन, अनुपालन की अनुमति दी गई है। अमेरिकी उद्योग की भूमिका अमेरिकी भारत रणनीतिक साझेदारी मंच USISPF की एक बैठक में मसौदा नियमों या लाइसेंसिंग, बीमा और जवाबदेही या लाइबिलिटी से जुड़े प्रावधानों पर चर्चा हुई, जिस पर अमेरिकी विशेषज्ञों भारत को अपने सुझाव सौंपेंगे। भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट GW परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने, 2033 तक के कम से कम 5 स्वदेशी या स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। अगला है केंद्र व राज्य सरकार के विवाद में फंसी नमस्ते योजना। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और नमस्ते योजना या नमस्ते स्कीम के कार्यान्वयन को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच चल रहे विवाद पर प्रकाश डालता है। मुख्य बिंदु योजना का परिचय। नमस्ते योजना नेशनल एक्शन फॉर मैकेनिज्म या सैनिटेशन इकोसिस्टम का उद्देश्य सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई के काम को पूरी तरह या मशीनरीकृत मैकेनाइज करना और ताकि स्वच्छता कर्मचारियों को मैनुअल सफाई के गंभीर जोखिमों से बचाया जा सके। और विचार और समस्या। यह योजना वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय और प्रक्रियाओं के विवाद में फंसी हुई है और कई राज्य में चल रही इस समस्या के कारण बड़ी संख्या में जो स्वच्छता कर्मचारी जोखिम पर काम कर रहे हैं वे इस योजना के तहत नामांकित नहीं हो पा रहे हैं। आयोग का कदम। इस जटिलता को देखते हुए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग NCS के उपाध्यक्ष और हरदीप सिंह गिल ने पंजीकरण या प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है। तो प्रमुख मांग और सुधार या पोर्टल पंजीकरण नियमों में सुधार और किया जाए ताकि छोटे हुए जरूरतमंद कर्मचारियों को इसमें शामिल किया जा सके और सफाई कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया जाए और उन्हें जोखिम भत्ता हेजार्ड एलोवेंस दिया जाए।
और गुजरात राज्य की तर्ज पर इन कर्मचारियों के लिए आवास योजना तैयार करने, उनके बच्चों के लिए नवोदय जैसे स्कूलों में दाखिले की व्यवस्था कराने पर विचार चल रहा है। अगला है दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों में बढ़ी चीनी की कीमतें, कि इसमें बोला कि विभिन्न भारतीय राज्यों में चीनी, शुगर की बढ़ती कीमतों के बारे में मुख्य सुर्खी है कि लगभग 2 महीने के भीतर चीनी के दाम 19% भारी बढ़ोतरी दर्ज की गए हैं। मूल्य वृद्धि का कारण है कि उत्पादों में कमी या कम मानसूनी बारिश के चलते गन्ने और चीनी के उत्पादन में गिरावट आई है और बैंक में बढ़ोतरी आगामी त्योहारों के सीजन के कारण बाजार में चीनी का मांग काफ़ी बढ़ गई है और जमाखोरी या होर्डिंग त्योहार में पहले मुनाखोरी के लिए बड़े स्तर पर जमाखोरी की जा रही है। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। थैंक